कनक और शिवाय दोनों ही अपनी विला पहुंचते हैं तो वहां शिवाय के मॉम डैड पहले से ही मौजूद होते हैं। शिवाय के मॉम डैड किसी अनजान लड़की को अपने बेटे के साथ शादी की जोड़ी में देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है शिवाय? ये लड़की कौन है तुम्हारे साथ? शिवाय के डैड गुस्से से कनक की तरफ इशारा करते हुए शिवाय से पूछे। ये आपकी बहू है डैड, आज ही हम दोनों ने कोर्ट मैरिज की है। शिवाय साफ शब्दों में अपने डैड की तरफ देखकर उनसे कहा। शिवाय के मॉम डैड हैरानी से कभी शिवाय और कनक की तरफ देखते तो कभी एक दूसरे की तरफ। ये तुम क्या बोल रहे हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? शिवाय के डैड ने अपने बेटे की तरफ देखकर कहा। डैड, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। मॉम, आप अपनी बहू का स्वागत नहीं करेंगी? शिवाय ने अपनी माँ की तरफ देखकर उनसे कहा। उसकी माँ जैसे ही आगे बढ़ने वाली थी कि शिवाय के डैड ने हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया और बिना कुछ बोले शिवाय की मॉम का हाथ पकड़े और उन्हें लेकर विला से बाहर चले गए। कनक बस देखती ही रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गया। शिवाय ने कनक के हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसके चेहरे की तरफ प्यार से देखकर अपनी पलकों को बस झपका दिया और कनक को लेकर जैसे ही अंदर आने लगा तभी किसी ने उन्हें डोर पर ही रुकने का इशारा किया। शिवाय ने सामने देखा तो मुस्कुरा दिया। सामने सरोज नाम की 45 साल की औरत खड़ी थी। उनके हाथ में आरती की थाली थी। सरोज जी शिवाय के विला में सालों से काम करती थी। वो शिवाय को अपने बेटे की तरह मानती थी और शिवाय भी उनका बहुत सम्मान करता था और ये बात कनक को भी पता था। उन्होंने कनक और शिवाय की आरती उतारी, फिर चावल से भरा कलश नीचे रखा और कनक को उसे अपने दाहिने पैर से गिराकर अंदर आने को कहा। कनक ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर आलती से भरी थाली में अपने पैर रख आगे बढ़ने लगी। उसके पैरों के निशान फर्श पर पड़ी। शिवाय भी कनक का हाथ पकड़े हुए अंदर आया। सरोज जी ने बाकी की भी कुछ रस्में कराईं। कनक के चेहरे पर हल्की खुशी थी जिसे देखकर शिवाय भी खुश था। सारी रस्में करते हुए शाम हो गई। शिवाय तो एक रूम में जाकर सो गया था, लेकिन कनक को अभी नींद नहीं आ रही थी। बाद में दोनों ने साथ में डिनर किया। फिर कनक रूम में गई। रूम को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था। कनक में ने एक नज़र पूरे रूम को देखा और फिर वो बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। बालकनी में ठंडी हवा चल रही थी जिस कारण कनक के खुले हुए बाल उड़ रहे थे। कनक उन ठंडी हवाओं को महसूस कर रही थी और ये हवाएं उसे बहुत ही सुकून पहुंचा रही थी। तभी उसे अपनी कमर पर किसी के हाथों की पकड़ महसूस हुई। उसे समझने में देर नहीं लगी कि ये कौन है। उसने धीरे से अपनी पीठ शिवाय के सीने से लगा लिया। कनक के ऐसा करने से शिवाय मुस्कुरा दिया। कैसा महसूस हो रहा है मेरी वाइफ बनकर? शिवाय ने धीरे से कान के पास जाकर बहुत प्यार से उससे पूछा। कनक बस मुस्कुरा दी और अपनी आंखें बंद कर शिवाय की करीबियों को महसूस करने लगी। चलिए, काफ़ी रात हो गई है, अंदर सोने चलते हैं। कुछ देर बाद कनक शिवाय को देखते हुए उससे बोली और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाने लगी। हेलो वाइफी, आज की रात कौन सोता है? आज हमारी फर्स्ट नाइट है और ऐसे में कोई सोता है क्या? शिवाय कनक के हाथ को पकड़ उसे अपने करीब खींचते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला। कनक ने शर्म से बस अपनी पलकें झुका ली तो शिवाय ने धीरे से उसकी दोनों पलकों को अपने होठों से छू लिया और फिर उसके दोनों गालों को भी अपने होठों से बारी बारी चूम लिया। मौसम अब और भी सुहाना होने लगा था और आसमान में बादल दिखाई देने लगे थे। रुक जाइए, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। जैसे ही शिवाय कनक के होठों की तरफ बढ़ने लगा तो कनक ने उसके होठों पर अपना एक हाथ रख उसे ऐसा करने से रोकते हुए उससे कहा। कनक के ऐसा अचानक रोकने से शिवाय ने अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखा। क्या बातें करनी है अब तुम्हें? कल बातें करते हैं ना, जो भी करना हो। शिवाय ने कनक की तरफ देखकर अजीब सा मुंह बनाकर उससे कहा। आपको नहीं लगता कि आपको पहले अपने पेरेंट्स को मनाना चाहिए? हमारे रिश्ते को मानने के लिए कनक ने धीरे से डरते हुए शिवाय की तरफ देखकर उससे कहा। तुम कहना क्या चाहती हो? जो भी है साफ साफ बोलो। शिवाय ने कनक को घूर कर देखते हुए उससे पूछा। मैं ये कहना चाह रही थी कि जब तक घर वाले हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट ना कर लें तब तक हम अपने रिश्ते को आगे ना बढ़ाएं। कनक ने डरते हुए धीरे से शिवाय की तरफ देखकर उससे कहा। तो शिवाय को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन फिर वो कनक की बात मानकर बालकनी से रूम की तरफ जाने लगा। अचानक आसमान में जोर की बिजली कड़की। कनक ने डर से तुरंत पीछे से शिवाय को पकड़ लिया। कनक के ठंडे हाथों की छुअन जैसे ही शिवाय को अपने शरीर पर महसूस हुई, उसे अपना शरीर गर्म सा लगने लगा। शिवाय ने धीरे से कनक के हाथों पर अपना हाथ रख अपनी आंखें बंद कर ली। कनक ने भी डर से अपनी आंखें बंद कर दिए थे। चले अंदर वाइफी? कुछ देर बाद शिवाय ने कनक से कहा। कनक ने बस हाँ में अपने सर हिला दिए।
फिर दोनों रूम में आ गए। सिवाय बेड पर से एक पिलो उठाकर सोफे की तरफ जाने लगा तो कनक को ना जाने क्यों अपने दिल में एक चुभन सी हुई। आप कहाँ जा रहे हैं? आप यहाँ मेरे साथ बेड पर भी तो सो सकते हैं। कनक ने सिवाय का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, मैं सोफे पर ही सोऊंगा। सिवाय ने बिना देखे ही उससे कहा, पर हम लोग तो हमेशा से एक साथ ही सोते हैं, तो अब क्यों नहीं? कनक ने मासूम सा चेहरा बनाकर सिवाय से कहा, तब मैं शादीशुदा नहीं था, इसलिए मैंने खुद को कंट्रोल किया हुआ था, लेकिन अब मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा, तो इसलिए मुझे सोफे पर ही सोने दो। सिवाय ने कनक की तरफ देखकर उसके गालों को हल्का सा छूते हुए उससे कहा। ना जाने क्या हुआ, वो सिवाय के गले लग गई। फिर धीरे से उससे दूर होकर अपने दोनों पंजों पर खड़ी होकर सिवाय के होठों पर अपने होठ रख दिए। हल्की सी किस करने के बाद जैसे ही कनक सिवाय से दूर होने लगी, सिवाय ने तुरंत उसके कमर को पकड़ उसे बिल्कुल अपने करीब कर उसे बहुत ही पैसेटनी किस करने लगा। हल्की सी किस करने के बाद वो दूर हुई तो सिवाय उसे अजीब नज़रों से घूर कर देख रहा था। कनक बस चुपचाप वहीं खड़ी रही। ये क्या था? ये क्यों किया तुमने? अभी सिवाय ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कनक की तरफ देखकर उससे पूछा। वो शायद मैं खुद को रोक नहीं पाई। आई एम सॉरी। कनक ने डरते हुए सिवाय की तरफ देखकर उससे कहा। ये कहकर कनक अपनी पलकें झुकाए जाने लगी तो सिवाय ने उसका हाथ पकड़ अपने बिल्कुल करीब खींच लिया और बिना देरी किए उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सिवाय अपने एक हाथ से कनक के कमर को पकड़ लिया और फिर उसे बहुत ही पैसेटली किस करने लगा। कनक तो बस हैरानी से अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए सिवाय को बस देखती ही रह गई। कुछ देर बाद वो भी सिवाय के कुछ देर बाद वो भी सिवाय के किस में उसका साथ देने लगी। अब दोनों ही एक दूसरे के होठों को बहुत ही पैसेटली किस कर रहे थे। किस करते हुए दोनों की ही आंखें बंद थी। समय के साथ साथ सिवाय का किस पैसनेट से वाइल्ड होने लगा था। लगभग 20 मिनट बाद सिवाय ने कनक के होठों को छोड़ा, अपने सिर से कनक के सिर को जोड़कर खड़ा हो गया। कनक लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सिवाय भी अब खुद को रोक नहीं पाया और कनक को उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में उठा लिया। कनक की नज़रें तो बस सिवाय के चेहरे पर ही टिकी हुई थी। वहीं सिवाय सामने की तरफ देख रहा था। सिवाय कनक को अपनी गोद में लेकर बेड के पास गया और उसे बेड पर आराम से लिटा दिया। अब मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ, मुझसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। सिवाय कनक को बेड पर लिटाकर उसके कान के पास जाकर बहुत ही सिलेक्टिव वॉइस में कहा। अपने कानों में सिवाय की गर्म सांसों को महसूस कर कनक के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। कनक को चुप देखकर सिवाय उससे दूर जाने लगा। अब दूर मत जाइए, अब मुझसे भी दूरी बर्दाश्त नहीं है। सिवाय को खुद से दूर जाते देख कनक तुरंत उसके हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए उससे कहा। सिवाय कनक की बात सुनकर मुस्कुराया और तुरंत कनक के पास आकर उसके होठों पर अपने होठ रख चूमने लगा। कुछ देर बाद होठों को छोड़कर सिवाय कभी कनक के माथे को, कभी दोनों आंखों को, कभी उसके गालों को, सिवाय कनक के पूरे चेहरे को लगातार चूमता रहता है, जिस कारण उसका सलाइवा कनक के पूरे चेहरे पर लग जाता है। पूरे चेहरे को चूमने के बाद सिवाय एक बार फिर से कनक के सॉफ्ट होठों पर अपने सख्त होठ रख उसे बहुत ही शिद्दत से चूमने लगा। कुछ देर तक कनक तो बस हैरान नज़रों से सिवाय को देखते ही रही। फिर वो भी सिवाय के होठों को किस करने लगी। सिवाय कनक का साथ पाकर और भी ज़्यादा उत्तेजित हो गया और अब वो कनक के होठों पर बहुत ही वाइडली किस करने लगा। किस करने के साथ साथ वो कनक के होठों पर बाइट भी करने लगा तो कनक के मुंह से एक आह निकली, जिससे सिवाय तुरंत कनक के मुंह में अपनी जीभ को एंटर कर उसके जीभ के साथ उलझा लिया। कनक तो सिवाय के ऐसा करने से ही मदहोश होने लगी थी। कुछ देर बाद जब कनक को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो सिवाय ने कनक के होठों को छोड़कर उसकी गर्दन कॉलर बोन को चूमने लगा। कनक अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके हाथ अपने आप सिवाय के बालों में चले जाते हैं। वो सिवाय के बालों में अपनी उंगलियां फिरा रही थी। वहीं सिवाय कनक को किस करते हुए अपने एक हाथ से कनक के चेस्ट को सहला रहा था। अचानक सिवाय कनक के चेस्ट को सहलाते उसको कस के दबा देता है, जिससे कनक की आह निकल जाती है। कनक की आह को सुनकर सिवाय और उत्तेजित हो जाता है। सिवाय और भी तेजी से किस करने लगता है और उसका एक हाथ कनक के पूरे शरीर पर चलने लगता है। कुछ ही देर में एक एक करके सिवाय कनक के सारे कपड़े उसके शरीर से अलग कर दिए और एक झटके में खुद के भी कपड़े अपने शरीर से हटा दिया। अब सिवाय कनक के पूरे शरीर को चूम रहा था, जिससे कनक के पूरे शरीर पर सिवाय के दिए लव बाइट्स बन गए थे। सिवाय को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो आज कनक को अपने अंदर पूरी तरह समा ही लेगा। कुछ ही देर में वो दोनों एक
कुछ सफ़ेद चादर में लिपटे हुए एक दूसरे को प्यार करने लगे। कमरे में उनकी आवाज़ें इस बात को बयां कर रही थी कि आज वो दोनों एक हो गए थे। दोनों ही आज दो जिस्म एक जान हो गए थे। बाहर तेज बारिश होने के कारण मौसम बहुत ही सुहाना था और इधर पूरे कमरे में गर्मी का अलग ही माहौल बना हुआ था। पता नहीं रात में कब तक दोनों एक दूसरे को प्यार करते रहे और थक कर एक दूसरे की बाहों में ही सो गए। दूर कहीं एक बंगले में एक औरत अपने सामने खड़े आदमी पर गुस्से से चिल्लाई जा रही थी। तुम लोगों से एक भी काम ढंग से नहीं हो सकता। मैंने कहा था कि किसी तरह उस रुद्र को रास्ते से हटा दो, लेकिन तुम लोग ये भी काम नहीं कर सके और ना ही अब तक तुम लोगों ने मेरे बेटे रंजीत के बारे में कुछ पता लगाया। एक औरत गुस्से से चिल्लाकर अपने सामने खड़े आदमियों को घूर रही थी। मैम, हमने तो पूरी कोशिश की थी, लेकिन ना जाने कैसे एक लड़की बीच में आ गई। वो लड़की रुद्र के साथ ही थी। आई थिंक मैम उन दोनों का कोई गहरा रिश्ता है। मैंने रुद्र सिंह राठौड़ की आंखों में उस लड़की के लिए डर देखा था। उस औरत के सामने खड़े एक आदमी ने डरते हुए उससे कहा, इंटरेस्टिंग, रुद्र सिंह राठौड़ की एक और कमजोरी सामने आई है। वेरी इंटरेस्टिंग, अब तो बहुत मजा आने वाला है। वो औरत एक कुटिल मुस्कान के साथ खुद में बोली, पता करो वो लड़की कौन है, मुझे उसकी सारी डिटेल्स किसी भी हालत में चाहिए। वो औरत अपने सामने खड़े आदमी को ऑर्डर देते हुए बोली। फिर वो आदमी अपना सिर हाँ में हिला दिया। नाउ गेट आउट, वो औरत अपने सामने खड़े आदमी से चिल्लाकर बोली। वो आदमी जल्दी से भागकर रूम से बाहर चला गया। कौन है वो लड़की? आखिर में मैं भी तो देखूं कि रुद्र सिंह राठौड़ की नई कमजोरी कौन है। अब तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचने वाले रुद्र सिंह राठौड़, हा हा हा। वो औरत खुद में सोचते हुए बोली, फिर तेज तेज हंसने लगी। अगली सुबह रुद्र का विला। रुद्र की जब नींद खुली तो परी को बिल्कुल अपने करीब देखकर मुस्कुरा उठा। वो बहुत ही ध्यान से परी की खूबसूरत चेहरे को देखने लगा, लेकिन अभी परी के चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर एक पल के लिए रुद्र को थोड़ा बुरा लगा कि क्यों वो अपने आप को कल रोक नहीं पाया। अगर वो परी की बात मान लिया होता तो आज परी के खूबसूरत चेहरे पर थकान नहीं होती। रुद्र प्यार से परी के माथे को चूमकर उसके गालों को छूते हुए उठकर वॉशरूम में फ्रेश होकर वहीं बिला में बने जिम में चला गया। करीब 2 घंटे बाद रुद्र जिम से वापस अपने रूम में आता है। उसकी नज़र बेड पर जाती है, जो अभी भी किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। फिर वो कबर्ड से कपड़ा निकाल कर सीधे वॉशरूम में चला जाता है। कुछ ही देर में रुद्र नहाकर वॉशरूम से बाहर आता है। इस वक्त उसने सिर्फ ट्राउज़र पहना हुआ था और अपने गले में टॉवल डाले बालों को पोंछ रहा था। तभी उसकी नज़र सामने बेड पर लेटी परी के ऊपर गई, जो कि वो अब उठ गई थी और वो लेटे हुई थी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्र की घूर कर देख रही थी। वाइफी, उठ गई तुम? गुड मॉर्निंग माय स्वीट एंजल। रुद्र परी के पास जाते हुए उसके गालों को हल्का सा छूकर बहुत ही प्यार से बोला। परी रुद्र की बात सुनकर तुरंत चादर से अपना चेहरा ढककर वापस से सो गई। तो रुद्र परी के चेहरे पर से चादर को नीचे करता है और उसके गालों को अपने होठों से छू लेता है। रुद्र के ऐसा करते ही परी की आंखें झट से खुल जाती हैं। ये देख रुद्र मुस्कुराने लगता है। एंजल, मुझे गुड मॉर्निंग विश नहीं करोगी? रुद्र परी के करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करते हुए बोला। अब परी अपने बगल में बैठे रुद्र को घूर कर देखने लगती है। परी के ऐसे घूरने से एक पल के लिए रुद्र डर जाता है। लगता है मेरी प्यारी एंजल अभी भी मुझसे बहुत नाराज़ है। चल बेटा रुद्र, अब अपनी एंजल को और ज़्यादा परेशान मत कर, वरना ये तुझे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी और तुझे कभी भी अपने करीब तक नहीं आने देगी। रुद्र परी के गुस्से को देखकर अपने मन में बोला, कोई बात नहीं एंजल, तुम गुड मॉर्निंग विश नहीं करोगी तो मैं समझ जाऊँगा। ठीक है, तुम अपना ध्यान रखो। रुद्र परी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा और फिर जल्दी से बेड से उठकर खड़ा हो गया और चेंजिंग रूम में अपने कपड़े पहनने के लिए चला गया। परी रुद्र को जाते हुए देखती रही। फिर वापस से परी ने एक बार फिर से अपनी आंखें बंद करके सो गई। थोड़ी देर में रुद्र तैयार होकर चेंजिंग रूम से बाहर आया और बेड के पास जाकर परी के माथे को अपने होठों से चूम लिया। परी ने अपनी आंखें खोल उसे घूरने लगी तो रुद्र ने अपनी एक आई बिंक कर दी और फिर वो अपना एक गाल परी की तरफ कर दिया। परी रुद्र के ऐसा करने का मतलब समझ जाती है। पहले तो उसे बहुत तेज गुस्सा आता है, लेकिन फिर तुरंत ही उसके दिमाग में कुछ खुरापात सोचती है और वो रुद्र के गाल पर किस करके बाइट कर लेती है। परी के बाइट करने से रुद्र को अपने गाल पर दर्द महसूस होता है तो वो परी को घूरता है, तो परी जल्दी से अपना चेहरा चादर में छुपाकर सो जाती है।
रुद्र मुस्कुराते हुए अपने गाल पर अपना एक हाथ रख रूम से बाहर चला जाता है और फिर जल्दी से नाश्ता कर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं परी रूम में आराम से सो रही थी, तभी उसका मोबाइल बजा। पहले तो उसने फ़ोन को इग्नोर कर दिया और वापस से सोने लगी, लेकिन फिर दोबारा फ़ोन बजने पर उसने साइड टेबल पर फ़ोन को उठाकर चेक किया तो उस पर सोनम नाम फ्लैश हो रहा था। हेलो, हाँ सोनम बोलो, परी ने फ़ोन उठाकर धीरे से कहा। परी तू कहाँ है? आज कॉलेज क्यों नहीं आई? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। परी के बोलने पर सोनम तुरंत उससे पूछी। वो मैं आज नहीं आ सकती, मैं कल कॉलेज आऊँगी, परी ने सोनम से कहा। क्या बात है, तुम्हारी आवाज़ बड़ी लो साउंड कर रही है, तुम बीमार हो क्या? सोनम ने परी से पूछा। नहीं यार, वो कल रात मैं बहुत लेट सोई ना, इस कारण से थोड़ी थकान भी है, परी ने सोनम से कहा। वैसे ऐसा भी क्या कर रही थी रात में जो लेट से सोई हो? सोनम ने परी को चिढ़ाते हुए उससे पूछी। मैंने थोड़ी कुछ किया, जो कुछ भी किया वो सब रुद्र जी ने किया, उन्होंने मुझे रात में बहुत परेशान किया। परी सोनम से इतना ही बोल पाई कि बाकी के शब्द उसके गले में ही रह गए, क्योंकि तभी उसे याद आया कि वो क्या बोल रही थी। ओ नो परी, ये तूने क्या किया? तूने खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अब ये सोनम की बच्ची मुझे चिढ़ाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ मैडम, कहाँ खो गई? लगता है रात में जो हुआ उसे अभी भी याद किया जा रहा है, सोनम ने परी को छेड़ते हुए उससे कहा। वैसे तेरी हब्बी ने रात में क्या क्या किया और तुमने कुछ क्यों नहीं किया? सोनम ने दोबारा से परी को छेड़ते हुए उससे कहा। सोनम चुप कर और अपनी बातें बंद कर, वरना मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, समझ में आई बात? अभी मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, ओके बाय, परी ने सोनम को डांटते हुए उससे कहा और फिर तुरंत कॉल कट कर दिया। दूसरी तरफ सोनम अपने मोबाइल को देखकर मुस्कुराई जा रही थी और कॉलेज से कॉरिडोर में आगे बढ़ती जा रही थी। तभी वो सामने से आ रहे एक लड़के से टकरा जाती है, जिस कारण उसके हाथों में पकड़ा मोबाइल और उसकी बुक्स नीचे गिर जाती है। गुस्से में चिल्लाकर कुछ बोलने वाली थी कि तभी उसकी नज़र अपने सामने खड़े लड़के पर गई और नज़रें उस हैंडसम लड़के के चेहरे पर ठहर सी गई। वो एकटक बस उस लड़के को निहारे जा रही थी। तभी वो लड़का नीचे झुककर सोनम की बुक्स उठाने में उसकी मदद करने लगा। आई एम सॉरी, मुझे ध्यान से देखकर चलना चाहिए था, उस हैंडसम लड़के ने बहुत ही प्यार भरी आवाज़ में सोनम से कहा और फिर नीचे गिरी हुई बुक को उठाकर सोनम को दे दिया। अरे इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे भी सामने से देखकर चलना चाहिए, सोनम ने मुस्कुराते हुए उस लड़के को देखते हुए उससे कहा। फिर दोनों ही एक दूसरे से कुछ देर तक हंसकर आपस में बात करने लगे। वहीं कोई दूर से उन दोनों को हंसकर बातें करते हुए देखकर जल रहा था और अपनी जलती हुई आंखों से सोनम को घूर रहा था। थोड़ी देर बाद सोनम वहां से अपनी क्लास की तरफ जाने लगी, तभी कोई अचानक आकर उसके हाथ को पकड़कर खींचते हुए एक खाली क्लासरूम में लेकर गया और उस क्लासरूम का डोर बंद कर सोनम को वहीं डोर से लगाकर सोनम के होठों पर अपने होठ रखकर उसे बहुत ही रूडली किस करने लगा। ये सब इतना जल्दी हुआ कि सोनम को कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला। वो इंसान लगातार सोनम के होठों पर बहुत ही रफली किस किए जा रहा था। वो किस के साथ साथ सोनम के होठों पर बाइट भी कर रहा था, जिससे अब सोनम के होठ से ब्लड निकलने लगे थे। कुछ देर बाद जब सोनम को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी, तब उस इंसान ने सोनम के होठों को छोड़ दिया। सोनम लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अपने सामने खड़े इंसान को गुस्से से घूर कर देख रही थी। वहीं वो इंसान भी गुस्से से सोनम को घूर रहा था। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर आदि, आपने मुझे इस तरह से किस क्यों किया? सोनम गुस्से से अपने सामने खड़े आदि पर चिल्लाते हुए उससे बोली। कौन था वो जिसे तुम बहुत खुश होकर बातें कर रही थी? आदि सोनम की बातों को इग्नोर कर गुस्से से उसकी कमर को कस के पकड़कर उससे पूछा। कौन, किसकी बातें कर रहे हो आप? सोनम ने कन्फ्यूजन होकर आदि की तरफ देखकर उससे पूछा। वही जिसे तुम अभी कॉरिडोर में टकराई थी और वो बड़ा हंसकर तुमसे बातें कर रहा था और तुम भी उसे एकटक देखकर बातें कर रही थी, आदि गुस्से से अपने दांत पीसते हुए सोनम से पूछा। सोनम आदि की बात सुनकर सोचने लगी और उसे जल्द ही याद आया। फिर वो आदि के चेहरे की तरफ देखी, तभी उसे आदि का गुस्सा और उस पर शक करना याद आया, जिससे उसे अचानक ही आदि पर गुस्सा होने लगा। तुमसे क्या मतलब मिस्टर आदि, मैं किसी से भी मिलूं या किसी से भी बातें करूं या फिर किसी को प्यार करूं, ये मेरी लाइफ है, मेरी मर्जी चलेगी, ना कि तुम्हारी, समझे? सोनम ने गुस्से से आदि की तरफ उंगली दिखाते हुए उससे कहा। वहीं आदि का गुस्सा सोनम की बातें सुनकर बढ़ता ही जा रहा था। वैसे तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी करूं? तुम होते कौन हो मेरे, क्या रिश्ता है हमारा, बोलिए मिस्टर आदि। कोई नहीं बनता तुम्हारा मुझ पर जो तुम मुझ पर ऐसे चिल्लाओ।
कुछ देर बाद सोनम ने दोबारा आदि से गुस्से में कहा। हालांकि ये सब कहते हुए सोनम का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। कहीं आदि उससे नाराज़ होकर हमेशा के लिए उससे दूर हो गया तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो भी मन ही मन आदि को चाहने लगी थी। लेकिन कभी भी उसकी हिम्मत नहीं हुई आदि से कुछ भी कहने की। आदि सोनम की ये सारी बातें सुनकर अंदर ही अंदर उसका गुस्सा बढ़ते ही जा रहा था। वो बहुत ही मुश्किल से खुद को कंट्रोल किए हुए था। जब उसने सोनम की ये बातें सुनी कि उसकी लाइफ है, वो किसी से भी बातें करे या किसी से प्यार करे, उसका उस पर कोई हक नहीं बनता, तो ये सब सुनकर उसका गुस्सा हद से ज़्यादा बढ़ गया था। आदि के कानों में अभी भी सोनम की कही सब बातें गूंज रही थी। सोनम कुछ देर तक खड़ी होकर आदि के जवाब का इंतजार करती रही, लेकिन जब आदि ने कुछ नहीं कहा तो वो गुस्से से वहाँ से जाने लगी। तभी आदि ने सोनम के हाथों को पकड़कर एक झटके में उसे खींचा और वापस से दीवार से लगाया। इससे पहले कि सोनम गुस्से में फिर कुछ बोलती, उससे पहले ही उसके होठों पर अपने होठ रख फिर से एक बार उसे बहुत ही रफली किस करने लगा। सोनम बार बार आदि के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन जितना वो उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती, आदि की पकड़ सोनम पर और भी ज़्यादा कसती जाती। कुछ देर बाद जब सोनम को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो आदि ने उसके होठों को छोड़ दिया, लेकिन अभी भी उसने उसके कमर से उसे पकड़े हुए खड़ा था। कुछ देर बाद खुद को नॉर्मल कर सोनम आदि को घूर कर देखने लगी। बहुत बोल लिया तुमने और बहुत सुन लिया मैंने। अब मैं बोलूँगा और तुम सुनोगी, और अब तुम कुछ नहीं बोलोगी। जैसे ही सोनम कुछ बोलने वाली थी, उससे पहले ही आदि ने उसके होठों पर अपने हाथ रख उसे चुप कराते हुए हल्के गुस्से में उससे कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम उस लड़के को इस तरह से क्यों देख रही थी, और वो लड़का भी तुमसे हंसकर बातें कर रहा था। बोलो, अब बोल क्यों नहीं रही हो? आदि ने गुस्से से सोनम की तरफ देखकर उससे पूछा। मैं अगर उस लड़के को देख भी रही थी, तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही है? सोनम अपने होठ से आदि की उंगली हटाते हुए उससे पूछी। ये सब पूछकर सोनम आदि के दिल की बात जानना चाह रही थी। हाँ, हो रही है मुझे जलन, और बहुत ही ज़्यादा हो रही है जलन। मेरे यहाँ अपने दिल के पास उंगली रखते हुए बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब मैं तुम्हें किसी और के करीब देखता हूँ तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। तुम्हारे करीब जाने का, तुमसे हंसकर बातें करने का, तुम्हें टच करने का, तुम्हें हक करने का सिर्फ मेरा हक है और किसी का नहीं है। मुझे नहीं पता ये कब और कैसे हुआ, लेकिन हो गया। मेरा ये दिल कब तुम्हारा हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मुझे कब तुमसे प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। आई लव यू सो मच सोनम। आदि सोनम के छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर बहुत ही प्यार से कहा। सोनम तो अभी भी हैरानी से आदि के मासूम चेहरे की तरफ देखे ही जा रही थी। ऐसा कहते हुए आदि बहुत ही ज़्यादा मासूम लग रहा था। सोनम खुद को रोक नहीं पाई और आदि के सीने से लग गई। अब हैरान होने की बारी आदि की थी। आदि तो हैरानी से सोनम के खुद के सीने लगे हुए कुछ देर तक देखता रहा। फिर आदि ने खुश होकर उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया। कुछ देर तक उसी तरह खड़े रहने के बाद आदि ने धीरे से सोनम को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके होठों में अपने होठ रख उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगा। इस किस के जरिए आदि सोनम को अपने प्यार का एहसास करा रहा था। इस बार सोनम आदि को खुद से दूर नहीं करती और वो भी आदि के किस में इन्वॉल्व हो जाती है। अभी वो दोनों किस कर ही रहे थे कि तभी आदि की फ़ोन की घंटी बजती है, जिससे सोनम होश में आती है और जल्दी से आदि को खुद से दूर कर शर्माते हुए क्लासरूम से बाहर चली जाती है। और आदि सोनम को इस तरह शर्मा कर भागते हुए मुस्कुराने लगा, फिर अपना फ़ोन अपने कान के पास लगाकर बातें करने लगा। राठौर इंडस्ट्रीज, रुद्र का केबिन। रुद्र अपने केबिन में आराम से चेयर पर बैठकर कुछ ज़रूरी फाइल चेक कर रहा था। तभी उसके केबिन की डोर पर नॉक की आवाज़ हुई। कम इन, रुद्र अपने एरोगेंट आवाज़ में बोला। तभी रुद्र का असिस्टेंट ओजस केबिन में आया। उसने सबसे पहले रुद्र को ग्रीट किया। इस वक्त ओजस के हाथों में एक फाइल थी। सर, आपने जो कहा था वो सारी डिटेल्स इस फाइल में है। इस फाइल में रंजीत के परिवार से जुड़ी सारी डिटेल्स है। ओजस ने रुद्र के सामने एक फाइल को रखते हुए रुद्र से कहा, लेकिन अभी भी ओजस रुद्र के सामने ही खड़ा था। और कुछ कहना है? रुद्र ने ओजस को अपने सामने खड़े देखकर उससे पूछा। जी सर। सर, वो मिस्टर रंजीत की मॉम हमारी लेडी बॉस की सारी इन्फॉर्मेशन भी निकलवा रही हैं। ओजस ने रुद्र की तरफ देखकर उससे कहा। ओजस की बात सुनकर रुद्र ने गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध ली। ठीक है, तुम जाओ। रुद्र ने खुद को शांत करते हुए ओजस की तरफ देखकर उससे कहा। ओजस के केबिन से जाते ही रुद्र ने अपने सामने पड़ी फाइल को खोला और एक एक करके बहुत ही ध्यान से पढ़ने लगा।
रुद्र जैसे जैसे हर एक पेज को पढ़ता उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगी। नॉट अगेन। रुद्र गुस्से से अपने सामने रखे टेबल पर अपने हाथों की मुट्ठी बनाकर उसे मारते हुए खुद में बोला। मीटिंग के लिए सारी अरेंजमेंट हो गई है, सभी कॉन्फ्रेंस रूम में आ गए हैं और अब सभी आपका वेट कर रहे हैं। केबिन में आते ही ओजस ने रुद्र से कहा। रुद्र ओजस की बात सुनकर तुरंत अपने रूम चेयर से उठा और अपने सूट को ठीक करते हुए केबिन से बाहर निकल गया। रुद्र के पीछे पीछे ही ओजस भी केबिन से बाहर आया। फिर दोनों ही कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ चले गए। कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर पहुंचकर रुद्र गेट पर ही खड़ा हो गया। तभी ओजस आगे बढ़कर कॉन्फ्रेंस रूम का डोर ओपन करता है और रुद्र अंदर आता है। रुद्र को कॉन्फ्रेंस रूम में देखकर सभी खड़े होकर उसे ग्रीट किए। रुद्र ने सिर हिलाया, फिर वो एक बार सबसे मिला और फिर किसी राजा की तरह अपने चेयर पर जाकर बैठ गया और फिर ओजस की तरफ एक बार देख मीटिंग स्टार्ट करने के लिए इशारा किया। रुद्र के इशारा करते ही मीटिंग स्टार्ट हो गई। मीटिंग में सभी ने अपना प्रपोजल रुद्र के सामने रखा, जिसे रुद्र बहुत ही ध्यान से सुन रहा था और देख रहा था। ये मीटिंग लगभग 2 घंटे तक चली और रुद्र को सामने वाले का प्रपोजल सही लगा तो उसने डील पर साइन कर दिया। फिर रुद्र कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आकर सीधे अपने केबिन की ओर चला गया, पर वहीं कॉन्फ्रेंस रूम में कोई था जो उसे ही टकटकी लगाए हुए बस देखे जा रहा था। उसकी नज़रें बस रुद्र के ही ऊपर बनी हुई थी। वो रुद्र की एक एक एक्टिविटी को बहुत ही गौर से देख रहा था। वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर आकर रुद्र के ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आया। बाहर आकर उसने तुरंत किसी को कॉल कर रुद्र के बारे में कुछ बताने लगा। अब ये कौन है और किससे बात कर रहा है, यह आपको बाद में पता चलेगा। रुद्र का केबिन। रुद्र कॉन्फ्रेंस रूम से आकर अपने केबिन में रखे चेयर पर आराम से बैठ गया और पीछे की तरफ सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर आराम करने लगा। आंखें बंद होते ही उसके सामने परी का चेहरा दिखाई देने लगा। परी को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ देर तक उसी तरह बैठकर आराम करने के बाद रुद्र अपने हाथ में पहनी घड़ी की ओर देखता है, जो कि शाम के 6 बज रहे थे। फिर वो ड्राइवर को कॉल कर उसे अपनी गाड़ी निकालने के लिए कहता है और फिर बिला जाने के लिए केबिन से बाहर आ जाता है। रुद्र जब अपने ऑफिस से बाहर आया तो उसका ड्राइवर पहले से ही उसकी गाड़ी लेकर वहाँ खड़ा था। वो जल्दी से रुद्र के लिए कार का डोर ओपन करता है और रुद्र आराम से बैक सीट पर जाकर बैठ जाता है। वो सीट पर अपनी आंखें बंद कर पीछे की तरफ सिर टिकाए आराम से बैठ जाता है। करीब 1 घंटे बाद रुद्र की कार उसके विला के सामने रुकती है। फिर ड्राइवर जल्दी से बाहर आकर रुद्र के साइड का डोर ओपन करता है तो रुद्र कार से बाहर आकर सीधे विला के अंदर चला जाता है। अंदर जाकर रुद्र पहले एक नज़र परी को सभी जगह हॉल में देखता है। जब परी उसे वहाँ दिखाई नहीं देती तो वो सीधे अपने रूम में चला जाता है। जैसे ही रुद्र अपने रूम के पास पहुँचता है उसे बाहर से ही कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती है। क्योंकि रूम का डोर हल्का खुला हुआ था इसलिए रूम के अंदर की आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। वो आवाज़ सुनकर रुद्र को थोड़ा अजीब लगा। फिर वो धीरे से डोर ओपन करता है। रूम के अंदर का नज़ारा देख वो हैरान रह जाता है। वो अपनी आंखें बड़ी किए हुए एकटक बस सामने देखता ही रह जाता है। सिवाय का विला। कनक की सुबह जब आँख खुलती है तो सिवाय उसके पास नहीं होता है। वो एक नज़र सभी जगह सिवाय को ढूंढती है लेकिन उसे सिवाय रूम में कहीं नहीं दिखाई देता है। तभी उसे साइड टेबल पर रखा एक पेपर दिखाई देता है। ये पेपर सिवाय ने कनक के लिए रखा था, जिसमें उसने कनक के लिए कुछ प्यार भरा मैसेज लिखा हुआ था। कनक उस पेपर को उठाकर पहले उसे अजीब नज़रों से घूरती है, फिर वो धीरे से पेपर ओपन कर उसे पढ़ती है। गुड मॉर्निंग वाइफी, सॉरी मुझे अचानक एक ज़रूरी काम से जल्दी जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें जगाकर बताना चाह रहा था लेकिन तुम सोते हुए इतनी प्यारी लग रही थी कि मेरा बिल्कुल भी मन तुम्हें तुम्हारी इतनी प्यारी नींद से जगाने का किया ही नहीं। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत होना वाइफी, मैं जल्दी ही शाम तक वापस आ जाऊंगा और अगर तुम नाराज़ हो गई हो तो मैं रात में आकर तुम्हारी सारी नाराज़गी को दूर कर दूंगा। तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा सिवाय। सिवाय के इतने प्यार भरे मैसेज को पढ़कर कनक के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई और साथ ही साथ शर्म से उसका पूरा गाल भी लाल हो गया। तेजस्विनी का घर। तेजस्विनी अपने रूम में आकर आराम से सो रही थी। तभी उसके डोर पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। तेजस्विनी नींद में होने का अपने कान ढककर वापस से सो जाती है। छोटी उठ जा, कब की सुबह हो गई है और कितनी देर तक सोती रहेगी। तेजस्विनी को जगाने के लिए रूम के बाहर से मान ने आवाज़ लगाई। गुड मॉर्निंग भाई, मैं उठ गई हूँ भाई। तेजस्विनी मान की आवाज़ सुन तुरंत बेड से उठी और डोर ओपन कर मान की तरफ देखकर उससे कहा, गुड मॉर्निंग छोटी, अच्छी बात है कि तू उठ गई है। चल अब जल्दी से फ्रेश होकर बाहर आ जा नाश्ता करने के लिए। माँ ने तेजस्विनी के गाल को प्यार से छूते हुए उससे कहा।
ठीक है भाई, मैं भी जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ, तेजस्विनी ने तुरंत मान से कहा और फिर डोर बंद कर सीधे वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद तेजस्विनी सावन लेकर वॉशरूम से बाहर आई और जैसे ही उसने रूम में बेड पर आराम से बैठे इंसान को देखा तो वह हैरान रह गई। तुम यहाँ मेरे घर पर? तेजस्विनी ने हैरानी से सामने बैठे इंसान की तरफ देखकर उससे कहा। वहीं सामने बैठा इंसान तेजस्विनी को आंखें फाड़े बस देखे जा रहा था। तेजस्विनी इस वक्त सिर्फ टॉवेल में थी, जो कि उसके घुटने से भी ऊपर तक था, जिससे उसके गोरे लंबे पैर साफ दिखाई दे रहे थे। शावर लेने के कारण उसके गीले बालों से निकल रहा पानी उसके गर्दन से होते हुए उसके पूरे शरीर पर आ रहे थे। इस वक्त वो बहुत ही सेक्सी लग रही थी। सामने बेड पर बैठा इंसान ये सब देख रहा था। तेजस्विनी को ऐसा देख उसका गला सूख रहा था और वहीं तेजस्विनी उसे गुस्से में घूर रही थी। उसे तो ये भी ध्यान नहीं था कि अभी वो किस हालत में है। वो गुस्से से सामने बैठे इंसान की तरफ बढ़ी। हेलो मिस्टर राजवीर, जल्दी उठिए यहाँ से और जाइए मेरे रूम से। जी हाँ, तेजस्विनी के रूम में जो इंसान था वो कोई और नहीं, राजवीर था, जो यहाँ अपनी मोहब्बत से मिलने आया था। आपकी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? खुद को समझते क्या हो तुम? जब जी कि आप बिना मुझे बताए यहाँ से चले गए और जब मन हुआ तो आ गए वापस। लेकिन मैं अब तुमको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने वाली। माफ़ करना तो दूर, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है, समझे? तेजस्विनी ने राजवीर को अपनी उंगली दिखाते हुए उससे कहा। राजवीर को तेजस्विनी गुस्से में और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो तो उसके गुस्से से लाल हुए चेहरे को ही देखे जा रहा था। राजवीर अपने सामने खड़ी तेजस्विनी की उंगली को एक झटके में पकड़कर अपनी तरफ खींचा। जैसे ही राजवीर ने तेजस्विनी को खींचा, तेजस्विनी खुद को संभाल नहीं पाई और वो सीधे राजवीर के सीने से जा लगी। तेजस्विनी अभी भी गुस्से से राजवीर को घूर रही थी। वहीं राजवीर की नज़रें तो कहीं और ही थी। वो हुआ यूं कि जब राजवीर ने तेजस्विनी को खींचा तो उसका टॉवेल थोड़ा सा नीचे खिसक गया था, जिससे तेजस्विनी का क्लीवेज दिखाई देने लगा था। जैसे ही तेजस्विनी ने राजवीर की नज़रों का पीछा किया तो वो समझ गई कि राजवीर कहाँ देख रहा है। वो जल्दी से अपना टॉवेल सही कर उठने लगी। अब उसे समझ में आया कि वो अभी सिर्फ टॉवेल में है। उसे राजवीर के सामने खुद को इस तरह पाकर बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लगी थी और साथ ही में उसे राजवीर के इस तरह बेशर्मी से उसे देखने के कारण गुस्सा भी आ रहा था। वो जल्दी से भागने वाली थी कि इससे पहले कि राजवीर ने उसका हाथ पकड़ उसे जाने से रोक दिया। वो उसे अपनी तरफ किया और बिना एक पल भी गंवाए उसके मुलायम होठों पर अपने सख्त होठ रख उसे किस करने लगा। राजवीर के ऐसा करने पर तेजस्विनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। फिर कुछ देर बाद वो राजवीर के सॉफ्ट किस में खो गई। रुद्र का विला। रुद्र जैसे ही अपनी विला पहुंचकर अपने रूम की तरफ जाने लगा, उसे अपने रूम के बाहर से ही कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। रूम तो साउंड प्रूफ था, लेकिन रूम का थोड़ा डोर खुला हुआ था, इस कारण आवाज़ें बाहर तक आ रही थी। वो धीरे से रूम का डोर ओपन करता है और रूम के अंदर का नज़ारा देख वो अपनी आंखें बड़ी किए हुए एक टक सामने का नज़ारा देखे जा रहा था। इस वक्त उसके आंखों में एक अलग ही चमक दिखाई दे रहा था और होठों पर हल्की सी मुस्कान। वह यूं कि परी बाथरोब पहने हुए रूम में गाना चलाकर डांस कर रही थी। इस वक्त वो किसी मासूम छोटे बच्चे की तरह बहुत ही प्यारी दिखाई दे रही थी, जो कि दुनिया से बेखबर अपने में ही मस्त थी। उसे पता भी नहीं था कि कोई एक टक बस उसे ही निहारे जा रहा है। रुद्र ने परी का ये रूप पहली बार देख रहा था। परी की मासूमियत से भरा रूप देखकर रुद्र को उस पर और भी प्यार आ रहा था। उस गाने की लाइन कुछ इस तरह थी। कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, कैसा है कौन है वो जाने कहाँ है, जिसके लिए मेरे होठों पे हाँ है। अभी गाना इतना ही चला था कि रुद्र आगे बढ़कर तुरंत गाने को बंद कर देगा और परी की तरफ घूर कर उसे देखने लगा। वो क्या है कि हमारे रुद्र बाबू अपनी एंजल को लेकर कुछ ज़्यादा ही पजेसिव है। वो तो सपने में भी परी को किसी दूसरे का नाम लेते ही बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अभी तो परी इस तरह के गाने पर डांस कर रही है जिसमें किसी और का जिक्र हो रहा है। ऐसे में भला हमारे रुद्र बाबू भला गुस्सा कैसे ना होते। वहीं हमारी बेचारी परी रुद्र को अचानक अपने सामने देख हैरान रह गई, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर रुद्र उसे गुस्से में क्यों देख रहा है। रुद्र गुस्से से परी को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। परी रुद्र की गुस्से से भरी आंखें देख थोड़ी डर गई और डर से अपने कदम पीछे की तरफ ले जाने लगी। पर ये यहाँ अचानक कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला। और ये इस तरह से मुझे गुस्से में क्यों देख रहे हैं? मैंने तो कुछ ऐसा काम ही नहीं किया।
इस शैतान का कुछ भी भरोसा नहीं, लगता है वापस से इनके अंदर की सोई हुई शैतानियाँ जाग गई हैं। तू तो गई परी, अब तेरा क्या होगा, बचा लेना भगवान आज मुझे। परी रूथ को गुस्से से खुद की तरफ आते देख अपने मन ही मन में बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एंजल इस तरह के सॉन्ग पर डांस करने की। रूथ ने परी को उसके कमर से पकड़कर खुद की तरफ खींचते हुए उससे कहा। परी रूथ की बात सुन अपने कंफ्यूज भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। क्या तुम्हें अभी और किसी का इंतजार है? क्या मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ जो तुम किसी और के बारे में सोचकर इस तरह से डांस कर रही हो? रूथ ने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए परी से कहा। परी रूथ की बात सुन जल्दी से अपने सिर को ना में हिलाने लगी। रूथ को परी इस वक्त और भी ज़्यादा मासूम लग रही थी। रूथ की नज़रें परी के मासूम चेहरे पर ही ठहर गईं। उसका मन कर रहा था कि वो परी को अपनी बाहों में भरकर बहुत सारा प्यार करे। ये सोचकर रूथ खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत परी को अपने और करीब खींच उसके गुलाबी होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। परी तो रूथ के अचानक इस एक्शन से हैरान रह गई। उसकी नीली आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। कुछ देर बाद जब परी सेंस में वापस आई तब उसे एहसास हुआ कि रूथ उसके होठों को बड़ी ही शिद्दत से चूम रहा है। रूथ के ऐसा करने से परी तो भी मदहोश होने लगी। फिर वो भी रूथ के किस में इन्वॉल्व हो गई। रूथ परी का साथ पाकर खुश हो गया और फिर वो परी के होठों को और भी पैसन के साथ चूमने लगा। दोनों ही एक दूसरे को बड़ी ही शिद्दत से चूम रहे थे। किस करते हुए रूथ परी को उसके कमर से पकड़कर उसे ऊपर उठाया, जिससे परी ने अपने दोनों पैरों को रूथ के कमर पर लपेट लिया। रूथ ने अभी भी परी को उसके कमर से सिर्फ अपने एक हाथ से ही पकड़ा हुआ था, क्योंकि परी का भार उसके लिए किसी छोटे बच्चे के समान था। रूथ परी को उसी तरह पकड़कर किस करते हुए वॉशरूम में लेकर आया, फिर अपने दूसरे हाथ से वॉशरूम का डोर बंद किया। इस बीच रूथ ने परी के होठों को चूमना बंद नहीं किया था। उन दोनों के होठ अभी भी एक दूसरे के होठों से जुड़े हुए थे। परी तो पूरी तरह से मदहोश हो गई थी। उसे तो ये भी होश नहीं था कि रूथ उसे किस करते हुए वॉशरूम में लाया है। उसे तो होश तब आया जब रूथ ने वॉशरूम में आकर उसका शावर ऑन किया, और शावर ऑन होते ही उसका ठंडा पानी जब परी के ऊपर गिरा तब जाकर उसे होश आया कि रूथ किस तरह उसे वॉशरूम में ला दिया है। और रूथ अभी भी परी के होठों को चूम ही रहा था। कुछ देर बाद जब रूथ को एहसास हुआ कि परी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो परी के होठों को बाइट कर उसे छोड़ दिया। ऐसे बाइट करने से परी को अपने होठों में दर्द महसूस होने लगा। वो रूथ को घूर कर देखने लगी। वहीं रूथ के चेहरे पर इस वक्त एक स्माइल थी। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए, परी ने खुद को रूथ से छुड़ाने की कोशिश करते हुए उससे कहा, लेकिन रूथ ने उसे उसकी कमर से और कसकर जकड़ लिया। इस वक्त परी खुद को रूथ के ऊपर इस तरह देखकर उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया था। वो बस अब जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाह रही थी। क्या हुआ है मुझे, तुमने सिर्फ मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? रूथ ने परी के चेहरे को देखते हुए बहुत ही प्यार से उससे पूछा। परी अपनी नज़रें इधर उधर करने लगी और जैसे ही रूथ की पकड़ उसकी कमर पर थोड़ी ढीली हुई वो तुरंत रूथ के ऊपर से नीचे उतर गई। अब तक उसका पूरा बाथरूम भी पूरा गीला हो चुका था और रूथ ने जो वाइट शर्ट पहनी हुई थी वो भी सावर के पानी में गीला हो चुका था। ऐसे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा एंजल। रूथ परी को वॉशरूम से भाग कर जाते हुए एक देखकर एक झटके में उसका हाथ पकड़ उसे अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहा, हमें जाने दीजिए ना, क्यों परेशान कर रहे हैं हमें आप? परी ने धीरे से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए रूथ से कहा। रूथ ने परी की बात सुनकर ना में अपने सर हिलाए। तो आप क्या चाहते हैं हमसे? परी ने अपनी नज़रें नीचे किए हुए रूथ से पूछा। अब जब हम वॉशरूम में आ ही रहे हैं एंजल और शावर ऑन है, हम दोनों ऑलमोस्ट गीले भी हो गए हैं, तो क्यों ना साथ में शावर ले लिया जाए? रूथ अपनी गहरी सांस छोड़ते हुए परी के कानों में उससे कहा। परी तो रूथ के ऐसे बोलने पर कांप सी गई। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम पहले ही शावर ले चुके हैं, परी ने रूथ को साफ मना करते हुए कहा, क्योंकि वो रूथ के इरादे को अच्छे से समझ गई थी। तो एक बार फिर से मेरे साथ शावर ले लो, रूथ ने बड़ी ही सेडिक्टिव वॉइस में परी से कहा। फिर उसे उसकी कमर से पकड़कर खींच लिया और वापस से उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगा। रूथ परी के होठों को बहुत ही वाइटली किस कर रहा था, क्योंकि अब रूथ के शरीर की गर्मी बढ़ने लगी थी। किस करते हुए ही रूथ अपने एक हाथ से परी की कमर को पकड़े हुए था और दूसरे हाथ से परी के बाथरूम को खोलने लगा। परी रोकना चाहती है, उसे दीवार से सटाकर खड़ा कर दिया और परी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़कर ऊपर किया
और अपने दूसरे हाथ से परी के बाथरूम को खोलने लगा। इस बीच रुद्र परी के होठों को चूमना बंद नहीं किया था। रुद्र जल्दी से परी के बाथरूम को खोलकर उसके शरीर से अलग कर दिया। परी ने अंदर कुछ नहीं पहना हुआ था। अब परी का सुंदर मखमली बदन रुद्र के सामने था। रुद्र अपनी इंटेंस नज़रों से परी के सुंदर शरीर को देखे जा रहा था। वहीं परी अपने हाथों को जल्दी से रुद्र से छुड़ाकर खुद को अपने दोनों हाथों से कवर करने लगी। परी को इस तरह खुद को कवर करता देख रुद्र के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। रुद्र तुरंत अपने गीले शर्ट को निकालकर वहीं वॉशरूम में दूसरी साइड फेंक दिया। अब वो सिर्फ अपने ट्राउज़र में था। रुद्र की शर्ट निकालने से उसके 8 पैक एब्स साफ दिखाई दे रहे थे। रुद्र की परफेक्ट बॉडी को परी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रही थी। परी को इस तरह खुद को देखता पाकर रुद्र के चेहरे पर वापस से एक डेविल स्माइल आ गई। रुद्र अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए परी के और करीब जाने लगा। रुद्र को इस तरह डेविल स्माइल कर अपनी तरफ आते देख परी को थोड़ी घबराहट होने लगी। वो जल्दी से बाथरूम से बाहर जाना चाह रही थी और खुद को कहीं छुपा लेना चाह रही थी ताकि रुद्र उसे देख भी ना सके। रुद्र के इस इंटेंस भरी नज़रों का सामना वो नहीं कर पा रही थी। रुद्र की नज़रों में उसे अपने लिए जुनून से भरा प्यार दिखाई दे रहा था। जैसे ही परी खुद को कवर कर बाथरूम से भागने वाली थी कि तभी रुद्र ने उसे उसकी कमर से पकड़ दीवार से सटाकर वापस से खड़ा कर दिया। अब परी का बैग रुद्र के सामने था। रुद्र परी की पीठ को बेतहासा चूमने लगा और परी अपने दोनों हाथों से अपने सीने को छुपाए हुए बस रुद्र के गर्म होठों को अपने शरीर पर महसूस कर रही थी। वो भी अब धीरे धीरे मदहोश होने लगी थी, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल किए हुए खड़ी थी। तभी रुद्र ने परी के दोनों हाथों को फैलाकर उसके चेस्ट के सहारे दीवार से बिल्कुल चिपका दिया। फिर रुद्र धीरे धीरे परी के पीठ से होते हुए उसके दोनों हाथों को चूमने लगा। कुछ देर तक ऐसे ही परी को चूमने के बाद रुद्र ने उसे अपनी तरफ पलटा तो परी तुरंत वापस से अपने दोनों हाथों से खुद को कवर करने लगी। शर्म से परी का पूरा चेहरा किसी कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया था। परी शर्म से अपनी नज़रें नीचे किए हुए खड़ी थी। परी को इतना शर्माता देख रुद्र के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। रुद्र धीरे से परी के झुके हुए चेहरे को ऊपर किया और उसके होठों को चूमने लगा। कुछ देर बाद रुद्र परी को अपनी गोद में उठाया और उसे वॉशरूम से बाहर बेडरूम में लेकर गया। फिर परी को बेड पर लेटा दिया। परी अभी भी अपने दोनों हाथों से खुद को कवर किए हुई थी। रुद्र परी को बेड पर लेटाकर खड़ा हुआ और अपने पैंट निकालने लगा। फिर परी के दोनों हाथों को उसके चेस्ट से हटाकर खुद रुद्र उसके ऊपर आ गया। उसने उसके होठों को एक बार फिर से अपने होठों से चूमना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसके गाल, फिर गले, उसके कॉलर बोन पर अपने लव बाइट्स बनाने लगा और फिर उसके चेस्ट को बेतहासा चूमने लगा। रुद्र की एक हाथ परी के पूरे शरीर पर घूम रहे थे। रुद्र शरीर के पूरे शरीर को चूमे जा रहा था। वो परी को चूमने के साथ साथ उसे काट भी रहा था। रुद्र के ऐसे काटने से परी के मुंह से एक आह निकल जाती है, जिससे रुद्र और भी ज़्यादा वाइल्ड होने लगता है। वो अब और भी वाइल्डली परी के शरीर को चूमने लगता है। कुछ ही देर में उसे पूरे रूम में परी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगती है। दोनों ही अपने प्यार की दुनिया में पूरी तरह से डूब गए थे। वहीं दूसरी तरफ मीनाक्षी देवी अपने बंगले के एक कमरे में बैठी हुई अपने असिस्टेंट के द्वारा दिए गए रुद्र से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन को बड़े ही ध्यान से पढ़ रही थी। उसने परी से जुड़ी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, सिर्फ उसका एक फ़ोटो था। ये किसकी फ़ोटो है? मीनाक्षी देवी ने अपने सामने खड़े अपने असिस्टेंट से परी की फ़ोटो को दिखाते हुए उससे पूछा, मैम ये रुद्र सिंह राठौर की वाइफ है, लेकिन इनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया है। शायद रुद्र सिंह राठौर ने ये सब सीक्रेट रखा हुआ है, उस असिस्टेंट ने मीनाक्षी देवी से कहा। मीनाक्षी देवी ने अपने असिस्टेंट को रूम से बाहर जाने का इशारा किया। परिणीता प्रताप सिंह यही नाम है ना तुम्हारा? तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? आखिर मेरी होने वाली डॉटर इन लॉ जो हो। मेरा बेटा तुम्हें एक ही नज़र में देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया था। अब मैं वापस से तुम्हें उसे सौंप कर उसे खुश करूँगी, जिससे उस रुद्र सिंह राठौर को उतना ही दर्द होगा। फिर मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगी, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। मीनाक्षी देवी ने परी की फ़ोटो को देख खुद से बातें करते हुए कहा। फिर कुछ सोचकर एक शैतानी हंसी हंसने लगी। सो लो चैन की नींद आज की रात, और रुद्र सिंह राठौर कल से तुम्हारी बर्बादी के दिन शुरू होंगे। मीनाक्षी देवी ने रुद्र को बर्बाद करने के बारे में सोचते हुए खुद में कहा, फिर वापस से शैतानी हंसी हंसने लगी।
शिवाय का विला। कनक सुबह से ही शिवाय को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। सुबह से रात हो गई पर शिवाय अभी तक घर नहीं आया था। अब उसे अजीब सी घबराहट होने लगी थी। वो अपना डिनर कर रूम में जाकर सोने की कोशिश करने लगती है और मन ही मन उसे शिवाय पर गुस्सा भी आ रहा था। पर गुस्से के साथ साथ उसे डर भी लग रहा था कि आखिर शिवाय अभी तक घर क्यों नहीं आया। वो अपने बेड पर लेटी हुई इधर से उधर करवटें बदल रही थी। उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जब भी कनक अपनी आंखें बंद करती तो उसकी आंखों के सामने शिवाय का चेहरा आ जाता, जिससे उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी सी स्माइल आ जाती। कनक अपनी आंखें बंद कर शिवाय को याद कर सोने की कोशिश करने लगती है। अचानक उसे फील होता है कि जैसे कोई उसकी कमर पर अपने हाथ रख उसके चेहरे की तरफ झुक रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे वो कोई सपना देख रही है और वो उस सपने में खुद को शिवाय के साथ महसूस कर मुस्कुराने लगती है। अभी भी कनक की आंखें बंद थी। शिवाय जब रूम में आता है और कनक को इस तरह सोती हुई नींद में मुस्कुराते देखता है तो वो सीधे उसके बेड पर आकर उसके बगल में लेट जाता है और उसके ऊपर झुककर उसके होठों को चूमने लगता है। कनक को अभी भी ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। उसे यही लग रहा था कि सपने में शिवाय उसके होठों को चूम रहा है। शिवाय कनक के होठों को बहुत ही पैसेंटली चूम रहा था। अचानक कनक अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस होने लगा। उसे लग रहा था मानो कोई उसे खुद की तरफ खींच रहा हो और अपने होठों पर जो नरम होठों का एहसास होता है, कनक नींद में ही अपने सिर को इधर उधर हिलाने डुलाने लगती है। सिवाय अपने एक हाथ को कनक के सिर के नीचे रखे उसे अब और भी वाइडली उसके होठों को चूमने लगता है। वो कनक के होठों को चूमने के साथ उसे काट भी रहा था। अब कनक को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है तो कनक एक झटके में अपनी आंखें खोलती है। कनक को इतनी देर से यही लग रहा था कि वो एक सपना देख रही है, लेकिन जब उसे सांस लेने में उसे प्रॉब्लम होने लगती है तो वो अपनी आंखें खोल देती है और रियलिटी को महसूस करने की कोशिश करती है। उसकी आंखों के सामने शिवाय का हैंडसम चेहरा था। शिवाय अभी भी कनक के होठों को बड़े ही शिद्दत से चूमे जा रहा था। तभी अचानक शिवाय कुछ ऐसा किया जिसे देख कनक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। कनक शिवाय की पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। उसकी सांसें अभी भी काबू में नहीं थी। वो तेज तेज सांसें ले रही थी। वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। वहीं शिवाय लगातार कनक के गर्दन कॉलर बोन को चूमे जा रहा था। छोड़िए मुझे और दूर हटिए मुझसे। मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। कनक खुद की सांसों को कंट्रोल करते हुए शिवाय से बोली, क्या हुआ वाइफी? क्या कल रात मैंने तुम्हें सेटिस्फाई नहीं किया जो तुम मुझसे गुस्सा हो? कनक की बात सुन शिवाय तुरंत रुक कर कनक की तरफ देखते हुए उससे पूछा। शिवाय की ऐसी बेशर्मी भरी बातें बोलने पर कनक उसे घूर कर देखने लगी। कितनी बेशर्मी भरी बातें करते हैं आप? आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की से इस तरह से बातें करते हुए? कनक ने शिवाय को घूर कर देखते हुए उससे कहा, बेशर्मी भरी बातें करने के लिए ही तो लोग शादी करते हैं। अगर शादी करने के बाद भी कोई अपनी वाइफ से भी शर्म करेगा तो इंसान तो फिर किससे ऐसी बातें करेगा? सिवाय कनक के होठों पर सॉफ्ट किस करते हुए उससे बोला, वैसे आज सुबह से मैंने बहुत काम किया है। मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बस इसी तरह तुम्हें होल्ड करके सोना चाहता हूँ वाइफ। प्लीज़ मेरी मदद करो। कनक गुस्से से कुछ बोलने वाली थी कि उससे पहले ही सिवाय मासूम सा चेहरा बनाकर कनक से कहा और फिर उसे अपने बाहों में जकड़ लिया। कनक सिवाय की मासूमियत को देखकर पिघल गई और बहुत ही प्यार से सिवाय के बालों को अपने हाथों से सहलाने लगी। कनक को ऐसा करते देख सिवाय के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। आप ज़्यादा स्माइल करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप बाहर ही डिनर करके आए हो तो आप चुपचाप से सो जाइए। कनक ने सिवाय की तरफ बिना देखे ही अपनी आंखें बंद किए हुए उससे बोली और वापस से उसके सिर को सहलाने लगी। वहीं सिवाय तो कनक की बातें सुनकर चौंक गया और बिना कुछ बोले चुपचाप कनक को और कस के पकड़ के सो गया। कनक भी सिवाय को पकड़कर सो गई। उसके चेहरे पर भी एक हल्की स्माइल थी। वहीं मीनाक्षी देवी अपने रूम में बैठे परी की फोटो को देखकर तेज तेज हंस रही थी। उसके दिमाग में बहुत ही खतरनाक प्लानिंग चल रही थी। अजमेर के राजा अवेंद्र प्रताप सिंह की लाडली बेटी और अजमेर की राजकुमारी परिणीता प्रताप सिंह, तो तुम हो उस रुद्र सिंह राठौर की कमजोरी और मेरे बेटे रंजीत का जुनून। कल तुम मेरे घर में होगी, फिर वो रुद्र तुम्हारे लिए तड़पेगा। मीनाक्षी देवी ने खुद से कहा, बस एक बार मेरा बेटा रंजीत आ जाए, फिर हम दोनों माँ बेटे मिलकर तुम दोनों को तड़पाएंगे। बहुत पर निकल गए तुम्हारी राजकुमारी, उन परों को कुतर देगा मेरा बेटा। मीनाक्षी देवी परी की फोटो को देख दांत पीसती हुई बोली। फिर अचानक सब कुछ सोचकर शैतानी हंसी हंसने लगी। अभी मीनाक्षी देवी अपने प्लान को सोच कर हंसी रही थी कि अचानक उसका मोबाइल बजा। ये फ़ोन उसके एक आदमी का था जिसे उसने अपने बेटे रंजीत के बारे में पता लगाने के लिए कहा था।
अपने उस आदमी का नंबर देख मीनाक्षी देवी की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ बोलो, क्या खबर है? कहाँ है मेरा बेटा रंजीत? मीनाक्षी देवी कॉल पिक करते ही बोली। मैम वो रंजीत सर। फ़ोन पर दूसरी साइड मीनाक्षी देवी का आदमी डर से हकलाते हुए बस इतना ही बोल पाया, ये वो क्या लगा रखे हो? साफ साफ बताओ कहाँ है मेरा बेटा रंजीत? मीनाक्षी देवी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। मैम आपके कहने पर जब मैंने रंजीत सर के बारे में पता लगवाया तो ये पता चला कि रूद सिंह राठौर ने उन्हें मारकर उनकी बॉडी को जंगल में फेंकवा दिया है। फ़ोन पर मीनाक्षी देवी का आदमी डरते हुए एक सांस में कहा। अचानक दूसरी साइड से एक जोर की आवाज़ आई और फ़ोन कट गया। मीनाक्षी देवी अपने बेटे रंजीत के मरने की खबर सुन गुस्से से पागल हो गई और गुस्से से उसने तुरंत अपने फ़ोन को दीवार पर दे मारा, जिससे फ़ोन पूरा टूट कर चूर चूर हो गया और फ़ोन भी कट गया। आह रंजीत बेटा, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं उस रुद्र सिंह राठौर को और उसकी पूरी फैमिली को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। सबको तड़पा तड़पा कर मारूंगी। ये एक माँ का वादा है अपने बच्चे से। मीनाक्षी देवी ने गुस्से में लाल आंखों से कहा। सो लो चैन की नींद आज की रात, और रुद्र सिंह राठौर कल से तुम्हारे बर्बादी के दिन शुरू होंगे। मीनाक्षी देवी ने रुद्र को बर्बाद करने के बारे में सोचते हुए खुद में कहा, फिर अचानक तेज तेज हंसने लगी। वो हंसते हुए इस वक्त किसी पागल की तरह दिखाई दे रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।